Audio Jungle. Audio Jungle. हेलो, नमस्कार, वेलकम टू कॉमन इंडियन वॉइस। इलेक्शंस का सीजन है तो हम लोग तो आएंगे एंड आप लोगों को ये कहना चाहती हूँ कि आप लोग न्यूज तो देखते हैं एंड न्यूज में ना वही घिसी पिटी बातें होती है, वही बातें एंड पता नहीं मतलब बड़ी बड़ी छोटी नॉन इश्यूज को इशू बना देना। मैं अपने चैनल के थ्रू यही कोशिश करती हूँ कि कॉमन लोगों को लेके आओ, उनकी बात सुनिए। आई डोंट थिंक सो जो पॉलिटिकल पार्टीज अभी आजकल सोच रहे हैं ना कि लोग बेवकूफ है, उन लोगों के सारी बातें मान लेते हैं। समझदार हो गए हैं वोटर्स अभी नहीं आते हैं, वो लोग वो सब बहुत सोच समझ के करते हैं। अगर नहीं करते होते ना तो जब असेंबली इलेक्शन एंड लोकसभा इलेक्शन सेम स्टेट में होता है ना, आप दिल्ली का ही देख लीजिए, दिल्ली में लोकसभा पूरे के पूरे बीजेपी ने जीता था, असेंबली इलेक्शन आम आदमी पार्टी ने जीता था। ऐसी चीजें आप उत्तर प्रदेश में भी देख चुके हैं, आप अलग अलग स्टेट्स में देख चुके हैं। तो अंडर एस्टिमेट करना छोड़ दीजिए, लोगों के लिए काम कीजिए ना, लोग वोट देंगे। अगर आप कहते कुछ है, आपके करनी में और कथनी में फर्क है, तो लोगों को बेवकूफ समझना आपकी बेवकूफी है, लोग बेवकूफ नहीं है। लेट मी इंट्रोड्यूस एवरीवन। गौरव छिब्बर जी फ्रॉम नोएडा, नमस्कार। आज नए एक स्पीकर है सुधांशु गुप्ता, अगेन फ्रॉम नोएडा। ही वर्क्स एज अ प्रोडक्शन मैनेजर इन अ कंपनी। एंड हमारी हिंदी की शिक्षिका अनुपमा पांडे, जो मुझे बहुत नर्वस कर देती है मेरी हिंदी के वजह से। वेलकम एवरीवन वंस अगेन। आज हम फिर से यूपी की बात करेंगे। अच्छा, मैं पहले एक ये करना चाहती हूँ, अनुपमा जी लखनऊ से हैं, तो मैं सबसे पहला सवाल उनको पूछूंगी। अनुपमा जी, इलेक्शंस का अनाउंसमेंट के बाद माहौल में कितना चेंजेस आया है? काफी गर्मी है दी ठंडी में भी गर्मी का एहसास हो रहा है, क्योंकि घर पर भी चर्चा होती रहती है और तरह तरह के विचार सामने आते रहते हैं कि कौन किससे जुड़ रहा है, कौन किससे टूट रहा है, कौन किधर जा रहा है, कौन किधर जुड़ रहा है। तो समीकरण जो है वो रोज बन रहे हैं और रोज बिगड़ रहे हैं। तो माहौल तो गर्म हो रहा है, मतलब इलेक्शन मोड में अब सभी आ रहे हैं, चाहे छोटे हों बड़े हों, यहाँ तक कि छोटे छोटे जो घर में बच्चे हैं वो भी सुनते हैं और वो भी रिस्पॉन्ड करते हैं। नहीं बच्चे तो मैंने देखा है, छोटे छोटे बच्चे भी बोलते हैं हर हर मोदी घर घर मोदी, छोटे बच्चे भी बोलते हैं, ऐसा नहीं है। हाँ, इस बार हमारे यहाँ इधर चल रहा है, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। हाँ, यही बात गौरव जी ने भी बोला था, गौरव जी ने भी यही बात बोली थी। अच्छा सुधांशु जी, आपके लिए पहला क्वेश्चन, हाउ आपको क्या लग रहा है, ये जो एक्सोडस हो रही है, बीजेपी छोड़ के जा रहे हैं, बीजेपी छोड़ के जा रहे हैं एंड सारे चैनल्स में उसी को इंपॉर्टेंट न्यूज बना दे रहे हैं, लोगों को क्या समझ में नहीं आ रहा है कि बीजेपी छोड़ के क्यों जा रहे हैं? क्या लोगों को लग रहा है कि बीजेपी का माइनस पॉइंट हो गया? मतलब मेरा कहना वही है कि लोग क्या बेवकूफ बन रहे हैं कि लोगों को पता है क्या चल रहा है? नहीं, अब हम लोग ये चीज नहीं कह सकते कि लोग बेवकूफ बन रहे हैं, क्योंकि आजकल जो लोगों का जो अवेयरनेस का लेवल है, चाहे वो इंटरनेट के माध्यम से हो, चाहे वो उनकी एजुकेशन के माध्यम से हो, चाहे वो उनकी अपब्रिंगिंग के माध्यम से हो, वो एक बहुत उसका लेवल बढ़ चुका है। अगर हम उसको बोलेंगे कि सामने वाला बंदा कहीं कुछ कर रहा है और अपने ही मोटिव की वजह से एक पार्टी छोड़ के दूसरे पार्टी में जा रहा है और उसकी हिस्ट्री भी वैसी ही है, तो आप ये नहीं सोच सकते उसको सामने वाला बंदा जो आज का कॉमन वोटर है कि उसको इग्नोर कर रहा है। उसको पता है कि बंदा ये पार्टी छोड़ के ये पार्टी में क्यों जा रहा है, कुछ ना कुछ उसका पॉलिटिकल मोटिव होगा, कुछ उसका पर्सनल रीजन रहा होगा, इसलिए छोड़ के जा रहा है। और सेकंड रही बात उसकी पार्टीज की और फिर वोटर्स की कि वो ऐसा क्या सोचते हैं, तो मेरा जैसा बिलीव मैं करता हूँ, या फिर जो मेरी एज के हैं और जिनकी थिंकिंग माइंडसेट मेरे टाइप का है, तो हम बिलीव करते हैं रिजल्ट्स में। आपने चाहे 2014 से पहले का इंडिया देखा हो और 2014 के बाद का इंडिया देखा हो, आप किसी भी सेक्टर में आप चले जाओ तो आपको एक क्लियर का डिफरेंस नजर आता है। आप ट्रांसपोर्टेशन की बात करोगे, अगर आप बाई रोड जाना चाहोगे तो आपको क्लियर आपको डिफरेंस नजर आ जाएगा। आप रेलवे स्टेशन पे जाओगे तो आपको एक क्लियर डिफरेंस नजर आ जाएगा कि भाई पहले
रेलवे स्टेशनों की प्लेटफॉर्म की हालत क्या रहती थी और अभी क्या है इस समय, कि हम लोग सौंदर्यीकरण की, ब्यूटिफिकेशन की बात कर रहे हैं। पहले हम लोग कुछ और ही बातें किया करते थे। तो जिस भी फील्ड में आप जाना चाहो तो आपको रिजल्ट्स दिखते हैं, और जहां आपको रिजल्ट्स दिखते हैं फिर जो मेरे ऐसा वोटर है फिर वो उसी पार्टी की तरफ जाने का सोचता है। ये ऐसा मेरा खुद का मानना है। बिल्कुल, एब्सोल्युटली। गौरव जी, मैं थोड़ा सा हम लोगों ने डिसाइड किया था कि हम आप सिर्फ पॉजिटिव बातें करेंगे, मगर पता है कुछ कुछ कभी कभी कॉमेडी हो जाती है जिसको लेके छोड़ने को दिल नहीं करता है। एक पहली बात कि एक स्टेटमेंट आया अखिलेश जी का, तो जिसमें उन्होंने बोला मैं दुनिया छोड़ के गया था इसलिए मैं वाटर फ्रंट बना सका, अगर मैं दुनिया छोड़ के नहीं जाता था तो मैं वाटर फ्रंट नहीं बना सकता था। पहली स्टेटमेंट ये वाली। एंड दूसरी स्टेटमेंट उन्होंने आज कल मतलब वर्चुअल के लिए जो उन्होंने स्टेटमेंट दिया कि हमको लगा लोग आएंगे उसके बाद वो कनेक्ट होंगे तो ऐसे ही वर्चुअल होगा, हम लोगों को क्या पता था। नाउ पीपल जो ऐसे टाइप के स्टेटमेंट्स देते हैं और फिर बोलते हैं हम फॉरेन से एजुकेशन लेके आए हैं, क्या लोग सच में आम जनता ऐसे लोगों को सीएम के पोस्ट में या कोई भी पोस्ट में देखना पसंद करेंगे आज के जनता? ईशा जी, मैं थोड़ा सा पीछे जाऊंगा। 2017 में मुझे अखिलेश यादव से बहुत उम्मीद थी, और जब इन्होंने बोला था कि काम को मुद्दा बनाया था, तो ऑनेस्टली स्पीकिंग एक जगह दिल में कहीं एक, जैसे अरविंद केजरीवाल के लिए कभी कुछ था कि ये बंदा कुछ करके दिखाएगा, वैसा ही 2017 में अखिलेश के लिए मन में एक उम्मीद की किरण फूटी थी कि चलो इस बार शायद कुछ एक यंग लड़का आया है, कुछ करके दिखाएगा, अपने बाप का नाम से कुछ हटके करेगा। लेकिन हुआ क्या, उस इंसान ने एक वायरस के साथ हाथ मिला लिया जिसका नाम था राहुल गांधी। और वो जो दिमाग था, तो अखिलेश यादव आज की डेट में इज ग्लोरीफाइड राहुल यादव। तो जिस लेवल का राहुल कटाक्ष करते हैं, जिस लेवल की राहुल बातचीत करते हैं, जो राहुल की सोच है, वो वायरस का इफेक्ट आपको साफ दिखाई देता है। अगर आप 2017 से पहले के अखिलेश यादव के इंटरव्यूज देखेंगे, दे वर वेरी मैच्योर टॉकिंग पॉलिटिशियन। और आज ये आदमी वर्चुअल रियलिटी की बात कर रहा है। मुझे भी सपने में भगवान कृष्ण आए थे। आज वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोल रहे थे मैंने भी सैफई और इटावा में मंदिर बनवा दिए हैं। मतलब द लेवल ऑफ गटर पॉलिटिक्स दैट ही इज डूइंग। अंजना ओम कश्यप जैसी एक पत्रकार ने उनकी इतनी जबरदस्त बेइज्जती करी है और खुले मंच पे उस आदमी को उसकी औकात दिखाई है। तो ऐसी राजनीति जो आदमी कर रहा है, जो योगी जी को गोरखपुर से टिकट देके भाजपा ने उनको उनकी जगह दिखा दी। मतलब भाई साहब, आप तो चुनाव ही नहीं लड़ रहे हैं। मतलब अखिलेश यादव, राहुल यादव और प्रियंका गांधी का तो ये हाल है कि वो इलेक्शन तक लड़के राजी नहीं है। वो इतने डरे हुए हैं कि उनको पता है सरकार तो बननी नहीं है हमारी, और कहीं अगर जो एमपी की सीट अगर है वो छोड़ दी तो ना हाथ को आएगा, मुंह नहीं लगेगा। तो उनकी जो हालत है इस समय, अखिलेश यादव की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या हो गई है उनके साथ कि खिसियाई बिल्ली खम्बा नोचे जो है वो सामने से दिख रहा है। और जिस तरह के वो कटाक्ष कर रहे हैं योगी जी पे, वो जिसको मैंने एक टर्म बनाया था काफी टाइम पहले, राहुल यापा, तो मैं उसका अनपार्लियामेंट्री वर्ड बोल नहीं सकता, तो राहुल यापा आजकल चल रहा है। तो राहुल यापा एक व्यक्ति नहीं है, वो सोच हो गई है। वो राहुल वायरस का इफेक्ट है। राहुल गांधी के साथ जो भी जुड़ेगा, अब आज की डेट में अखिलेश यादव राहुल यादव से गठजोड़ की बात तक करके राजी नहीं है। वो ऐसे बोलते हैं राहुल यादव से कभी वो गले ही नहीं मिले थे, हाथ ही नहीं मिलाया था। भाई एक बार बोल तो दो कि पिछली बार कांग्रेस के हाथ मिलाया था, गलती हो गई, नहीं मानेंगे। लेकिन वो वायरस तो आपको इफेक्ट कर गया ना, और वो दिख रहा है। मतलब एक मैच्योर पॉलिटिशियन गधों जैसी बातें कर रहा है, इमेच्योर बातें कर रहा है और बचकाना हरकतें कर रहा है कि हमें भी कृष्ण भगवान जी मंदिर में आए थे, ये मैंने किया था, हाईवे भी मैंने बनवाया, रेलवे स्टेशन भी मैंने बनाया, एयरपोर्ट भी मैंने बनाया, सब कुछ भाई तू नहीं किया था, तो फिर बाकी हम लोग घर चलते जाते हैं। एग्जैक्टली। अनुजी, मुझे आपसे पूछना है, चल रहा है ये बहुत नेगेटिव हो गया इनके लिए। एग्जैक्टली नेगेटिव हो रहा है पॉलिटिक्स, अभी फिर से नेगेटिव हो रहा है। अनुजी, मैं आपको पूछना चाहती हूँ, जो यूपी में जो कास्ट का चलता था बहुत ज्यादा इलेक्शंस के टाइम में, उसमें कुछ सुधार है? आर पीपल लोग क्या कास्ट के ऊपर उठ के सोच रहे यूपी के लिए कि अभी भी कास्ट में बंधे हुए हैं? एक तबका तो है जो अभी भी पूरी तरह से कास्ट पर ही डिपेंडेंट है। उनको लगता है कि उनकी जाति का कोई है तो वो उनको ही वोट देंगे,
इसमें कोई दो राय नहीं है। एक तबका है जो अभी भी पूरी तरह से कास्ट पे, लेकिन जो युवा पीढ़ी है, जो नए वोटर्स हैं, उनका मैंने कुछ लोगों से मैंने बात की है, और उनके उनके जो रुझान है वो कास्ट में नहीं जा रहे हैं, कास्ट की तरफ ध्यान ही नहीं दे रहे हैं। ये सच है कि उनके मुद्दे अलग हैं, और वो जैसे कि विपक्ष जो है बेरोजगारी 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 की बात कर रहा है, वो इसमें भी विश्वास नहीं कर रहे हैं। उनका कहना है कि अगर हम इस लायक हैं तो सरकार ने इतने सारे अपॉर्चुनिटीज हमें दे रखे हैं, स्टार्टअप इंडिया और मतलब इतनी सारी योजनाएं हैं कि आप एक 10वीं करने के बाद, 12वीं करने के बाद, 8वीं करने के बाद आपको अपने ढंग का काम अगर आप स्टार्ट करना चाहते हैं तो आपको पूरी सहायता मिल रही है। इसमें बैंक है, सरकार है, सब कुछ है। तो उनका रुझान जो है वो जातिगत बिल्कुल नहीं है। वो विकास की बात करते हैं, वो राष्ट्र की बात करते हैं, वो देश की बात करते हैं, और उनका रुझान जो है, मतलब उनकी जो सोच है वो बड़ी वैज्ञानिक कह सकते हैं, वैज्ञानिक इस दृष्टि से कि उनको जाति और ये जो पिछड़ा अगड़ा ये सब है, इन सबको उन्होंने एक साइड में कर दिया है। और उनका पूरा जो वो है कि हमारे प्रदेश में जो शांति है, जितने उद्योग धंधे आ रहे हैं, जितना व्यवसाय मिल रहा है, वो सब कुछ आज से 5 साल पहले कल्पनातीत था, इसको सोचा भी नहीं जा सकता था। इससे पहले जब हमसे आपसे बात हुई थी तो मैंने कहा था कि एक महिला को क्या चाहिए, सुरक्षा। जब वो घर से निकलती है तो वो खुद को सुरक्षित महसूस उसको होना चाहिए। पहले ये चीजें नहीं थी, ये सच है। तो पुलिस जो है वो पुलिस तो क्या बदलेगी, लेकिन पुलिस का रुख भी बदला है। और बहुत सारी जो योगी जी ने जो शुरू किए थे एंटी मजनू स्क्वाड और ये सब जो चीजें आई थी, ये शुरू में इसका बहुत मजाक भी बनाया गया, लेकिन उसका जो असर है वो अभी 5 साल तक कायम है, ये मुझे दिखता है। तो आज का जो एक वर्ग है वो बिल्कुल इन सब बातों पर विश्वास नहीं रख रहा है, जातिगत और ये सब संप्रदायगत, उसको विकास चाहिए। ओके, हमारे साथ तो नौजवान है सुधांशु गुप्ता जी। सुधांशु जी, 5 चीजें बताइए जो आपको बहुत अच्छा लग रहा है, जो चेंजेस आप यूपी में देख रहे हैं, एंड मतलब जो आप लोगों ने सोचा नहीं था कि ऐसा भी हो सकता है। जैसे कि सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो शिक्षा में सुधार का, ठीक है। पहले जो हमारे सरकारी स्कूलों की हालत होती थी, मतलब कभी आओ कभी जाओ, मास्टर जी हमारे कब आ रहे हैं, मैडम जी कब आ रही हैं, कोई किसी का कुछ कंट्रोल नहीं होता था। लेकिन अभी ये हालत हो गई है कि जब से योगी जी आए, उन्होंने बायोमेट्रिक अटेंडेंस सिस्टम चालू करा दिया है। जो पहले हमारा मैनुअली रजिस्टर पे होता था कि आप किसी को भी भेज दो, वो अपने साइन करके आ जाएगा, फिर आप चले जाओगे, एंड देन आप कुछ भी अपना काम करो, कोई पकड़ने वाला नहीं है। तो मेरे भी कुछ ऐसे फ्रेंड्स हैं जो एज अ गवर्नमेंट टीचर जॉब करते हैं, और मैं जानता हूँ कि वो पीछे से उनको कितनी गालियां देते हैं योगी, क्योंकि उन्होंने ऐसा सिस्टम क्यों लेके आए कि जो उनकी लाइफ का जो रिलीफ था, आराम था, कंफर्ट था, उसको बिल्कुल उन्होंने खत्म कर दिया कि आपको ऑन टाइम जाना है, ऑन टाइम ही आना है आपको। और आप सरकार से की बहुत ही अच्छी सैलरी उठा रहे थे और अभी भी उठा रहे हैं, ऐसा कुछ इशू नहीं है। लेकिन अब यह है कि अब वो एक फाउंडेशन में बन के काम कर रहे हैं, जो कि पहले मिसिंग था कहीं ना कहीं। सेकंड चीज मैं आपको बोलूंगा, जैसा अभी पांडे जी ने वो बताया कि पुलिस तो नहीं बदलेगी, लेकिन हाँ, पुलिस का काम करने का तरीका वो काफी चेंज हो गया है। हम लोग पहले देखते थे कि पुलिस जो थी काफी सारी चीजें इग्नोर कर देती थी, खासकर कॉमन मैन को लेके, और उनका जो रुख होता था कि एक भाई ये सपा का नेता है या फिर सपा का कार्यकर्ता है, फिर किसी भी पार्टी का कार्य, तो उसको सब ट्रीट करती है, जो कि आज के डेट में खत्म हो गया। अब ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आप जाते हो किसी भी गवर्नमेंट, ना ही पुलिस की बात नहीं कर रहा मैं, चाहे आप पुलिस स्टेशन में जाओ, चाहे किसी भी गवर्नमेंट के उसमें जाओगे आप, तो एक आपको एक अच्छे से ट्रीट करेगा, जो कि पहले मिसिंग था हमारी पर्सनल लाइफ में से। आप सरकारी काम कराना इतना मुश्किल होता था जो हम सोच भी नहीं सकते थे, लेकिन अभी वो चीज कंट्रोल में है। थर्ड चीज की मैं बात करूंगा, सिक्योरिटी। सिक्योरिटी जो हमें पुलिस प्रोवाइड कराती है, पहले हाँ कुछ ऐसे इलाके होते थे कि जहाँ आप शाम को 6 बजे के बाद, 7 बजे तक नहीं निकल सकते थे। आपका चाहे हाईवे भी जा रहा है तो आप हाईवे से नहीं गुजर सकते थे, पुलिस की पेट्रोलिंग नहीं होती थी। अगर पुलिस पेट्रोलिंग पे है तो कोई कार्रवाई नहीं होती थी। आज भी हमारे कुछ हाईवे थे, जब यमुना एक्सप्रेस वे बना था, शुरू में यहाँ पे शाम में 7 बजे के बाद गाड़ी क्रॉस करना, उस हाईवे पे चलाना बहुत टफ काम होता था। क्यों? क्योंकि वहां पे रात में बैठ जाते थे गुंडे लुटेरे, वो आपको परेशान करते थे, अंडे फेंकते थे गाड़ियों पे।
जो कि आज की डेट में बिल्कुल खत्म हो गया है। और आप किसी भी पुलिस को कॉल करते हो, कुछ भी करते हो, तो आपको तुरंत रेस्पॉन्स आता है, ऐसा नहीं कि आपको रेस्पॉन्स बहुत लेट आएगा। और चौथी अगर मैं बात करूं गवर्नमेंट की उसकी, तो कुछ चीजें हैं जिसमें कि योगी जी के कुछ क्लियर कट व्यूज आते हैं, जैसे कि बनारस में हो या फिर मथुरा में हो, कि भाई इन्होंने हिंदू को प्रायोरिटी देनी शुरू कर दी। अभी तक क्या होता था कि मुस्लिम वोटरों को या फिर किसी एक वर्ग विशेष के वोटरों को पोलराइज करने के लिए केवल जो सारी पार्टीज थी उन्हीं का ध्यान रखती थी, बाकी जो हिंदूज होते थे, जो अपर क्लास होता था, उसको डिस्क्रिमिनेट करके रखती थी, जिसमें कहीं ना कहीं हमारा नुकसान होता था, जो अभी फिलहाल लोगों का देखना सोचना सब बंद हो गया है। अब चाहे अखिलेश यादव जी हो, वो भी कहते हैं हम आएंगे पार्टी में तो हम राम मंदिर बनवाएंगे, चाहे आप वाले हो तो वो भी कहते हैं हम आएंगे तो हम भी राम मंदिर बनवाएंगे। भैया जब साहब को राम मंदिर बनवाना था तो 2016 से पहले क्यों नहीं सोचा आप लोगों ने? अभी भी मथुरा बाकी है, मथुरा में हमारे पास अभी भी दिक्कतें हैं कुछ, आप उनको सॉर्ट आउट कर सकते हो। जो एक माइंडसेट का चेंज हुआ, आज का पॉलिटिकल जो लीडर्स थे उनके सोचने में और अभी के सोचने में बहुत फर्क आ गया है, ये मैं अप्रिशिएट करता हूँ। अभी के फिलहाल इतना ही मेरे को ऑब्जर्व याद आ रहा है, इसके अलावा मैं कुछ याद आएगा तो फिर मैं इस बात को कंटिन्यू करूंगा। बहुत ही बढ़िया बोला। मैंने आज सुबह का भी जो हम लोगों ने एक छोटी सी बच्ची है हाशी जोहरी, उसने भी जब बोला था ना, मतलब इतना अच्छा लगता है कि द यूथ टोटली मोटिवेटेड यूथ है, मतलब ऐसा ही तो सपना देखा था भारत का, ऐसे ही भारत को। तो गौरव जी, व्हाट डू यू थिंक द चेंजेस? आपने भी ओडीओपी वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के बारे में बोला था, अनुपमा जी ने भी बोला था उसके बारे में, और भी जैसे अब प्राइमरी स्कूल्स, जैसे इन्होंने बोला है गौरव जी, प्राइमरी स्कूल्स एंड स्कूल्स का पूरा कायाकल्प कर दिया है, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन। हाँ गौरव जी। मैं दोबारा एक ही चीज पे आऊंगा जो हमारी उस दिन भी चर्चा हुई थी कि 24 करोड़ की आबादी है, 24 करोड़ की आबादी है यूपी की, ठीक है। 2 करोड़ की आबादी में दिल्ली में केजरीवाल जी के पास अथाह पैसा है, फंडिंग है, और वो बताते हैं मैंने मॉडर्नाइजेशन कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। 24 करोड़ की आबादी में योगी आदित्यनाथ जी ने जिस तरह से कोविड का हैंडलिंग किया है, आई एम सेइंग हैट्स ऑफ टू दैट मैन एंड हिज एडमिनिस्ट्रेशन। ये एक एग्जाम्पल है यथा राजा तथा प्रथा का। राजा जब या सेवक जब आपका ईमानदार होता है, कर्मठ होता है, कर्मयोगी होता है, तो नीचे तक क्या प्रभाव आता है ये हमने महसूस किया है ग्राउंड पे। मतलब हम नोएडा में एक टीम का पार्ट थे, हमारे यहाँ पे गुप्ता जी हैं जो पूरा संघ के हैं, वो भी ड्राइव कर रहे थे। कोविड हमारे डीएम ने, हमारी सीईओ ने यहाँ पे कोविड ग्रुप्स बनाए थे, जहां पे हमने करीब 15,000 मील्स तक हम रोज सप्लाई करते थे, और सब घरों से पैसा आता, खाना आता था। पूरी डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट की टीम लगती थी, फूड कलेक्ट करते थे, फूड डिस्ट्रीब्यूट करते थे लोगों को, और 1 रुपए की बर्बादी नहीं। क्यों लोग कर रहे हैं? लोग अपने आप से क्यों कर रहे हैं? क्योंकि लोगों को पता है कि पैसा आज हमारा जो भी हम कर रहे हैं वो सही जगह लग रहा है। एक और ये जो, और बात दो ही घूम फिर के आती हैं जो अभी सबने कही भी, दो ही बातें हैं, बात राम की, बात काम की। राम की बात पहले कोई नहीं करता था, अब सारे कर रहे हैं। काम की बात पहले कोई नहीं करता था, अब सारे कर रहे हैं। अब जब राम के बारे में बात नहीं कर सकते, आप काम के बारे में बात नहीं कर सकते, तो आप किस बारे में बात करेंगे? आप बोलेंगे जी बहुजन समाज हमारे साथ आ गया, पिछड़ों को वोट दो, मुसलमानों के लिए क्या किया वो योगी। आप एक आम आदमी, मैं हिंदू मुसलमान यादव पिछड़ा की बात नहीं करता, सिर्फ एक कोई आम आदमी देख लीजिए जो ये बोल दे कि योगी सरकार में मेरी रोजी रोटी चली गई या मेरा घर बर्बाद हो गया। मैं अमरोहा, मुरादाबाद, रामपुर, ये जो पूरी बेल्ट है, इस बेल्ट में कई बार ट्रैवल करता हूं, और एक एक मुस्लिम परिवार बोलता है योगी जी के राज में हमने 5 साल ना हमारे साथ किसी ने कोई बदतमीजी करी, हमारे ही लड़के जो गुंडे थे उनको ठीक कर दिया पुलिस ने, सरकार ने। अब सारी गुंडे हमारी बहन बेटियां सुरक्षित, उनकी बहन बेटियों को उन्हीं के समाज के लड़के लड़के चिढ़ते थे। वो दबंगई जो थी, जो गुंडागर्दी थी, वो सारी घुस गई है। तो ऐसा नहीं होता कि अगर मुसलमान गुंडा है तो वो हिंदू ही छेड़ेगा, वो किसी की भी बहन बेटी को छेड़ेगा।
तो ये जो फर्क है ये लोगों को साफ समझ में आ रहा है, नेताओं को नहीं आ रहा लेकिन लोगों को आ रहा है। तो लोग मुंह से जो मर्जी बोले कि उनको बोलना पड़ेगा नहीं जी हम या मुसलमान हैं, हम अखिलेश यादव के साथ हैं, या जो भाजपा को रहेगा उसके साथ है। ट्रस्ट इन यू मीन 3 to 4%, maybe more, Muslims will vote for Yogi Ji purely because of calm, and 80% of Hindus will vote for Yogi Ji purely because of Ram. मैं एक चीज यहाँ जो पे बात करता है राम की, जो बात करता है काम की, वो योगी सरकार का आना निश्चिंत है, ये कोई नहीं रोक सकता। ये सब नेताओं को भी समझ में आ रहा है। नहीं, नेताओं को जी। मतलब एक और मतलब ये लास्ट ये रहेगा, क्योंकि हम लोगों ने तो तय किया है शॉर्ट वीडियोस डालेंगे, रोज करने की कोशिश करेंगे। अनुपमा जी, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि एट द एंड ऑफ द डे हम लोग हमेशा बात करते हैं ना कि कास्टिज्म खत्म हो जाना चाहिए, रिलीजियस डिवाइड खत्म हो जाना चाहिए, मगर पोलराइजेशन होना नहीं चाहिए। मगर हम देखते हैं कि पोलराइजेशन करने की कोशिश करते हैं, बीजेपी को दोष दे देते हैं, कास्ट के बेसिस पे करते हैं, उसके बाद बीजेपी को दोष देते हैं। मतलब खुद के आईना तो ये लोग देखते नहीं है, और अगर कोई आके ये खत्म कर रहा है तो अच्छी बात नहीं है क्या? सही कह रही थी। दरअसल दोष किसे दिया जाए, आजादी के बाद से ही देश का जो बहुसंख्यक रहा है वो एक हाशिए पर रहा है, और उस हाशिए से शायद उसने भी कभी निकलने का प्रयास नहीं किया। उसने शायद कहते हैं ना कि अपनी नियत से एक्सेप्ट कर ली कि हाँ भाई ऐसे ही है, और हमें क्या। मोस्टली जब हम गवर्नमेंट जॉब में होते हैं तो हम लोगों को लगता है कि नहीं, बोलना नहीं चाहिए, गवर्नमेंट का मामला है, पॉलिसीज पे उंगली नहीं उठानी चाहिए, तो हम नहीं उठाते। और अगर बिजनेस क्लास में है तो जो सरकार से वास्ता तो पड़ता ही है, व्यापार करते समय भी हमें सरकार से वास्ता पड़ता है। तो सरकार जैसी चल रही है, हमारा काम निकलता जाए, पैसे देकर, घूस देकर, कैसे भी इन के प्रकार हमारा काम चलता रहे, और हमें फिर इधर उधर देखने की आवश्यकता ही नहीं है। मतलब एक आम बहुसंख्यक जो है, खाना पीना सोना व्यवसाय नौकरी और बस, ये अचानक जो है क्या कहेंगे, जागृति है, क्रांति है, आंखों का खुलना है, या क्या है कि आखिर हमें क्यों हाशिए पे कर दिया गया? अगर हम जागे नहीं तो आज क्यों फिर राम और काम की बात हो रही है? जैसा कि हमने बोला, बिल्कुल मैं इससे सहमत हूँ कि राम और काम अचानक सबको क्यों याद आने लगे। आज लोग मंदिरों में, मतलब जिन मंदिरों की हंसी उड़ाई जाती थी, ये जिनको मिथक बताया जाता था, जिनको काल्पनिक कहा जाता था, आज उसकी वास्तविकता को हर कोई स्वीकार करने को क्यों तैयार है? क्योंकि देश का बहुसंख्यक जाग गया है, सीधी सी बात। और उस बहुसंख्यक को लग रहा है कि कितने साल तक मतलब एक तरह से हमारा, उनको लगता है कि ये बहुसंख्यक है, कुछ तो वोट मिलेंगे। आज भी मतलब अगर यहाँ की यूपी के इलेक्शन में देखिए तो सिर्फ दिखावा है, अदरवाइज यहाँ भी तुष्टीकरण और ये सब कुछ बाकायदा जारी है। आप वोटर्स लिस्ट अभी इस बार की उठा लीजिए जो उम्मीदवारों की है, तो आपको खुद ही एहसास हो जाएगा कि किसको किसको वोट दिए गए हैं। मुझे कहना नहीं चाहिए, बस कांग्रेस की जो उम्मीदवार हैं उनको देख करके तो मतलब कुछ महिलाएं हैं उसमें, मैं उसमें जाना नहीं चाहूंगी, लेकिन मतलब ऐसे लोग अगर अपने वीडियो सोशल मीडिया पे उनके वीडियोस पड़े हुए हैं, और अगर इस तरह के लोग हमारे नुमाइंदे बनेंगे तो ये अकल्पनीय है। मतलब देश रसातल की तरफ अभी भी जा रहा है। अगर देखा जाए देश का भविष्य क्या होगा, कैसे सुरक्षित रहेगा, तो ये कुछ गलत है। इस बार पूरी वोटिंग राम और काम, बस इस पर ही आधारित रहने वाली। थैंक यू सो मच सब लोग। मैं जाने से पहले मैं कुछ कहना चाहती हूँ कि देखिए, हम लोग जो लिप सर्विस करते रहते हैं ना, जो सिर्फ बोलते रहते हैं, अब आई थिंक बोलना बंद कीजिए एंड एक्शन पे रहना चाहिए। अगर लोग कास्टिज्म को फेंक रहे हैं, अगर लोग रिलीजन के, इसको लिटरली रिलीजन की जो डिवाइड है उसको खत्म करने के लिए सोच रहे हैं, तो आप उसमें आग मत लगाइए। और ये जो आईईडी मिल रहा है, ये जो बम विस्फोट करने की कोशिश हो रही है, और पता नहीं अराजक तत्व आ रहे हैं 5 स्टेट्स में है, तो पिछले बार हमने देखा था बहुत सारे ट्रेन एक्सीडेंट हुआ था, क्वेश्चन मार्क्स हमारे सामने भी था। इलेक्शन के सामने पहले ही क्यों ट्रेन एक्सीडेंट्स हो रही थी?
ट्रेन डिरेल क्यों हो रही थी? ये क्वेश्चंस तो तब भी था और आज भी इलेक्शंस के पहले ही ये आ रहा है। मगर एक इसमें भी ना एक पॉजिटिव है, ये मत कहिए कि बॉम्ब मिला, ये बॉम्ब वहां पे बस्ट होने वाला था, ये कहिए कि हमारा पुलिस कितना एंड हमारी इंटेलिजेंस कितनी सजग है कि उन्होंने पकड़ लिया, समय रहते कुछ हुआ नहीं। भगवान ना करे कुछ हो, क्योंकि जब तकलीफ होती है ना आम जनता को ही होती है, और आम जनता को मैं यही कहूंगी, सोच समझ के वोट दीजिए, काम को वोट दीजिए, राम को वोट दीजिए, एंड सारे जो बुराइयां हैं उसके अगेंस्ट वोट दीजिए। फिर से वही गुंडागर्दी, वही सारे जो चल रहा था यूपी में, बदनाम जो स्टेट था एक, उसमें वापस मत जाइए। आपके पास ताकत है, बीमार स्टेट का बीमार कहलाता स्टेट था। था, आपके पास ताकत है, वापस मत जाइए। एंड सुधांशु, मैं एक चीज थैंक यू बोलता वेरी हूँ। मच। यंग लोगों को सुन के बहुत अच्छा Thank you. लगता है, बहुत ही अच्छा Very लगता है। nice. एंड हम लोग फिर से आएंगे, इलेक्शंस तक तो आते ही रहेंगे डेफिनेटली। लगातार Definitely. मिलना है, लगातार बात को लोगों तक पहुंचाना है। जी। बिल्कुल थैंक सर। यू। अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर ठीक है। कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को जितना हो सके आगे जाइए। आपके मेरे जैसे ही लोग हैं, हम कोई स्टार नहीं है, कोई सेलिब्रिटी नहीं है, सब आम जनता है। आम जनता की बात को आगे भेजिए, जो बोल रहे हैं उनको सोच के समझिए ना। आप लोगों का भी वही सिचुएशन है, समझिए, सुनिए एंड वोट ठीक से करिए। नमस्कार, थैंक यू। नमस्कार। धन्यवाद। थैंक यू जी।